हर एक बच्चे के जीवन में एक सपना हुआ करता है। मेरे मन में भी एक सपना था कि मैं आगे जाके डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। हमारे एक माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हुआ करते थे। वो अक्सर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताते, जो कहते थे कि ये वेटनरी साइंस का मक्का मदीना है। क्लाइमेट के हिसाब से, हमारा भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सबसे टफ जगह है। और इस टफ जगह में मैं आपको बताऊं, एक टफ एनिमल के ऊपर काम करने को मौका मिला। मैं कहाँ चेन्नई चला गया था इंजीनियरिंग करने, उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर माइनिंग भी जा रहा था। इंटरमीडिएट कंप्लीट करके बीबीएससी किया। बीबीएससी से डॉक्टर नहीं बन के मैं, दोस्तों, जिंदगी एक सफ़र है। इस सफ़र को आप कैसे ले जाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। कर्म ही जीवन है, कर्म के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल का डायरेक्टर हूँ। ये संस्थान एशिया का एक अनोखी संस्थान है जो ऊंट के लिए काम करती है। और इस संस्थान के बारे में मैं बाद में डिटेल बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। हर एक बच्चे के जीवन में एक सपना हुआ करता है। मेरे मन में भी एक सपना था कि मैं आगे जाके डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। इसके तहत मैं साइंस बैकग्राउंड को लेके पढ़ाई शुरू की। जब मैं इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, उससे पहले भी मेरे लिए बहुत सारे सोच था कि मैं इंजीनियरिंग स्कूल में एडमिशन लूं या इंटरमीडिएट कंप्लीट करूं, क्योंकि नौकरी का एक एसेंशियलिटी हमारे घर की तरफ से था। जब मैं ग्रेजुएशन पढ़ाई शुरू किया था, कोई भी वेटनरी ग्रेजुएट पढ़ता है तो उसके दिमाग में यही बैठता है कि वो आगे जाके वेटनरी डॉक्टर बना। लेकिन मेरे जीवन में ऐसे एक मौका आया। हमारे एक माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हुआ करते थे। वो अक्सर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताते, जो कहते थे कि ये वेटनरी साइंस का मक्का मदीना है और वहाँ पे जो पढ़ता है वो आगे जाके साइंटिस्ट बनता है। और मेरे लाइफ में देखिए कैसे मोड़ आया। मैं कहाँ चेन्नई चला गया था इंजीनियरिंग करने, उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर माइनिंग भी जा रहा था। इंटरमीडिएट कंप्लीट करके बीबीएससी किया। बीबीएससी से डॉक्टर नहीं बन के मैं एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन लिया। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी की और साइंटिस्ट की जॉब, जो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, उसी में क्वालिफाई करके मैं बरेली में मेरे जो गाइड थे पीएचडी की, उन्हीं के लैबोरेटरी में मैं ज्वाइन किया। और उनके सोच में एक ऐसे विज्ञान की कल्पना थी, जो विज्ञान की कल्पना वो सोचे कि मेरा ये शिष्य ही कर पाएगा। तो उस सोच के साथ वो मेरे को क्लिनिकल न्यूट्रिशन लैबोरेटरी का जिम्मेदारी दिए। वो लैबोरेटरी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। वो लैबोरेटरी मेरे को शुरू से बनाना था और वो लैबोरेटरी बना के क्लिनिकल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करने की मेरे को एक चैलेंज दिया गया। मेरे गाइड के निर्देश से छाप छोड़ दिया बरेली में, और मेरा सिलेक्शन पालमपुर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक रीजनल स्टेशन हुआ करता है, वहाँ पे जाने की ऑफर मिली। ये भी उस दौरान मेरे को ये डिसीजन भी लेना एक मुश्किल दौरा था। इसलिए बरेली ये एक मेन कैंपस है। मेन कैंपस में स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग, एजुकेशन, रिसर्च, ये सब है। और मैं जहाँ जाना था वहाँ पे रिसर्च तो था, लेकिन टीचिंग वाला एंगल वहाँ पे कमज़ोर था। लेकिन मेरे को ये चैलेंज लेना था। और मेरे जो हितैषी हैं वो कहे कि बेटा, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, आप उस सोच के साथ नहीं जाओगे तो हो सके आपको आगे की अपॉर्चुनिटी ना मिले। मेरे जो मेंटर थे वो भी मेरे को प्रेरणा दिए कि वहाँ जाके कुछ नया करो और आगे बढ़ो। मैं उस चैलेंज को स्वीकार किया और पालमपुर पहुँच गया। वहाँ पे पशुओं का जो लालन पालन है वो लोग कैसे करते हैं, इसको सर्वे करने का मेरे को मौका मिला। और इस चैलेंज को लेके मैं हिमाचल का कौन सा पहाड़ विजिट नहीं किया, मैं लाहौल स्पीति जो 3500 फीट हाइट है वहाँ पे भी गया। और पालमपुर का दौरा मेरे लिए इतना एक मौका दिया कि उस लैबोरेटरी के लोग आज भी मेरे को याद करते हैं। पालमपुर में मैं 5 साल रहा। 5 साल के बाद ईश्वर ने मेरे को और एक मौका दिया।
जिस मौके के तहत मेरा प्रिंसिपल साइंटिस्ट सिलेक्शन हुआ, जो प्रधान वैज्ञानिक, जो प्रोफेसर कहते हैं, उस सिलेक्शन में मैं बरेली आया। लेकिन हमारे डायरेक्टर महोदय ने मेरे लिए और कुछ सोच रखे थे। बोले कि ये बंदा जो है मुक्तेश्वर जैसे एक टफ जगह पे भी काम कर सकता है, जो पालमपुर में किया उससे ऊंची जगह मुक्तेश्वर में क्यों ना कर पाएगा। तो मेरे को डायरेक्टर साहब ने मुक्तेश्वर जो 7,500 फीट हाइट, पालमपुर 4,500 था, 7,500 फीट हाइट पे जो मुक्तेश्वर संस्थान है, वहां पे डिवीजन ऑफ टेम्परेट एनिमल हस्बेंड्री का दायित्व देके निदेशक महोदय ने कहे कि इस डिवीजन को आगे बढ़ाना है। मुक्तेश्वर की 3 साल की जर्नी के बाद मेरा अगला पड़ाव था अबिका नगर। अभी का मतलब है भेड़, जो सीप संस्कृत शब्द अर्थ में, उसी का नगर। आपको लगा होगा कि ये भेड़ का नगर कहाँ से आ गया, लेकिन मैं आपको और एक मजे की बात बताऊंगा। मुक्तेश्वर से मैं अबिका नगर आया मार्च के महीने में। मार्च में मुक्तेश्वर में इतना ठंड था, हम लकड़ी जला के हम अपने आप को गर्म करते थे। और वहां से जब मैं अबिका नगर आया, अबिका नगर में इतना गर्मी थी कि बाहर की गर्मी ही हमें गर्म कर दिया करता था। तो ये क्लाइमेट में इतना बड़ा अंतर था। वहाँ पे माइनस टेम्परेचर था या 0 टेम्परेचर था, और इधर आके हम 40 डिग्री टेम्परेचर में पहुंच गए। तो ये भी जर्नी का एक अलग पड़ाव है। और इसमें जो और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मुक्तेश्वर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम मक्का मदीना कहते हैं, वहाँ से आके मैं एक 3रे नंबर की इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसी के अध्यक्ष पद पे नियोजित हुआ, हेड ऑफ डिवीजन के पद पे नियोजित हुआ। सीप की पॉपुलेशन और ऊल का इंपॉर्टेंस को लेके हम क्या काम करें जिसके वजह से आमदनी बढ़ा सके। जितने भी भेड़ और बकरी थे, ये भेड़ बकरी के लिए खाद्यान्न का योजना, कितना खाद्य खाना चाहिए, इसका विवरण को लेके भारत सरकार को हम एक डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जिस डॉक्यूमेंट के तहत आज ये ICAR 2013 रिकमेंडेशन के तहत हम लोग फॉलो करते हैं। और ये जर्नी हमारे लिए, मेरा 2 टेन्योर हेड ऑफ डिवीजन रहा, जो 10 साल और 2 साल मिला के टोटल 12 साल। उस दौरान मैं वहाँ पे निदेशक पद पे भी काम करने का मौका मिला था। 12 साल सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अबिका नगर में कार्यकाल के बाद डायरेक्टर के रूप में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर पे काम करने का मौका मिला। हम गर्मी की बात करें तो अबिका नगर से ज़्यादा गर्मी, ठंड की बात करें ये मुक्तेश्वर से भी ठंड से कम नहीं। और दूसरी बात, जो सैंड स्टॉर्म है, ये भी एक हमारा क्लाइमेट के हिसाब से, हमारा भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सबसे टफ जगह है। और इस टफ जगह में मैं आपको बताऊं, एक टफ एनिमल के ऊपर काम करने को मौका मिला। 6.5-7 फीट हाइट है, और हम कहें तो डायनासोर, एलिफेंट जैसे एनिमल के बाद इसी का हाइट आता है, ये बड़े जानवर आता है। और ये एनिमल में काम करने का जो टफेस्ट ऑब्जेक्टिव मेरे लिए है, क्योंकि आज के दौर पे ऊंट का सबसे बड़ा घटती जनसंख्या है, जो 37% डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ऊंट की संख्या जो 4 लाख थी, आज 2.5 लाख पे पहुंच गई है। और सबसे ज्यादा जो कमी दिखी है वो हमारे राजस्थान में दिखी है, जहां ऊंट की संख्या 2.13 लाख रह गई है। तो ये एक चैलेंज है, जिस चैलेंज को हमें पूरे भारत के हिसाब से देखें, जहां जहां ऊंट है, उन ऊंट का संरक्षण करना, और संरक्षण के साथ साथ ऊंट की जो घटती दर है उसमें कैसे रोक पाना, ये मेरे लिए, मैं कहूँ, सबसे बड़ा टफ चैलेंज है। ये सरकार का भी चाहत है, भारत सरकार का भी चाहत है, मेरी भी चाहत है। मैं मेरे सभी साथियों के साथ इसी के ऊपर जोर दिया कि ऊंटनी का जो दूध है, जिसमें डायबिटीज, ऑटिज्म, ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारी का रोकथाम का साधन है, यहीं के जो लोकल
एसपी मेडिकल कॉलेज है, इनके साथ मिलके हम डायबिटीज के ऊपर काम करने जा रहे हैं, टीबी के ऊपर काम करने जा रहे हैं, डेंगू के ऊपर काम करने जा रहे हैं। ये एक नया बीमारी को भी हम इसमें ऐड किए हैं। और एक दिशा है कि ऊँटनी का दूध क्यों ना बेबी फूड में भी सम्मिलित की जाए, क्योंकि ऊँटनी का दूध सबसे कम एलर्जी वाला दूध है। दूसरे दूध से जो एलर्जी होता है बच्चों को, ऊँटनी के दूध से एलर्जी नहीं होती है। तो इसको बेबी फूड की दिशा में भी ले ली जाए। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल की 7-8 प्रतियोगिता का अरेंजमेंट किया है, जिसमें ऊँट का दौड़, ये प्रतियोगिता के लिए हम एक बड़ा फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, जो एक स्टेडियम की तहत होगा, जहां पे ऊँट की दौड़ की प्रतियोगिता केवल एक मौके पे नहीं, बार बार मौका हम देंगे लोगों को जो अब ऊँट दौड़ प्रतियोगिता करेंगे। उसके अलावा ऊँट का डांस, ऊँट का सजावट, ऊँट का बाकी जो स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी होता है, सभी को बढ़ावा देने के लिए हम जो इको टूरिज्म का बात करते हैं, इको टूरिज्म एक तीसरी एंगल है, जिसको हम बढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा मिलने का, सबसे ज़्यादा आमदनी मिलने का एक साधन बनेगा। और यही चीज़ रूरल टूरिज्म, जो रूरल टूरिज्म का हम बात करते हैं, गाँव में लोग अपने जगह पे ऐसे मौका डेवलप करें जिसको देखने बाहर के लोग गांव में जाएं और गांव में इस सुंदरता का, इस अनोखी पशु का साथ लेके टूरिज्म को बढ़ावा दें। ये मेरा एक विजन है, जिस विजन के तहत मेरा आशा भी है कि ऊँटनी की संख्या जो घट रहा था वो बढ़ती की दिशा में आएगा। मैं एक किस्सा आपके सामने रखना चाहूँगा कि मैं इससे पहले 12 साल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहा, जहाँ पे भेड़ की संख्या जो घट रही थी, उस दौरान भेड़ की संख्या में वृद्धि हुई। जो 10% घटी थी वो 14% बढ़ी दूसरे ये में, और आज जो 37% घट रहा है ऊँट की संख्या, वो भी हमारा ये समूह कार्य में मेरा उम्मीद है कि ऊँट की संख्या में भी जो घट रही है वो घटती संख्या में रोक आएगी, लोगों के लिए जीविका का साधन बनेगा। दूसरा लक्ष्य है कि हमारा संस्थान जो एशिया का एक अनोखा संस्थान है, क्यों ना ये विश्व का एक अनोखा संस्थान बने। एनआरसीसी को एक ब्रांड की तहत एनआरसीसी की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें काम करने की जरूरत रहा। इस जरूरतों को लेते हुए मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहूँगा कि हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल राजस्थान के टूरिस्ट मैप में भी है। बहुत सारे टूरिस्ट देश विदेश से हमारे संस्थान देखने आते हैं, तो एक संस्थान को देखने के लिए संस्थान की सुंदरता जरूरी है। इस सुंदरता के तहत हम काम करना शुरू किए और आज हमारे संस्थान में एक डायरी टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग यूनिट नया बन के खड़ा हुआ। आप सभी से आह्वान है, जो भी पर्यटक बीकानेर आ रहे हैं, हमारे संस्थान आए, पधारो मेरा देश। दोस्तों, मैं सीनियर साइंटिस्ट सिलेक्शन में बरेली से पालमपुर गया, फिर और एक अपॉर्चुनिटी आया, मैं पालमपुर से प्रिंसिपल साइंटिस्ट सिलेक्शन में बरेली और मुक्तेश्वर गया, जो और टफ जगह था। उसके बाद मेरे को विभागाध्यक्ष पद मिला, जिस विभागाध्यक्ष पद के लिए मैं मुक्तेश्वर से एक मरुस्थल पे आया राजस्थान, और वहाँ से और एक टफेस्ट जगह जो बीकानेर है, जो एरिड क्लाइमेट का पश्चिम दिशा में है, उस जगह पे ऊँट के ऊपर काम करने का मौका मिला, जहाँ पे मैं डायरेक्टर के रूप में आज आपके सामने हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी आता है, अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहिए। ईश्वर आपको हर एक मौके पे अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी को लेके उस दिशा में ईश्वर, आप जितना काम करेंगे ईश्वर आपको उससे ज़्यादा देगा। मैं तो कहूँ आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ ये ईश्वर की दया से है। मेरे को हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बात याद आता है कि आपदा को अवसर की तरफ ले जाएं। दोस्तों, ये थी मेरी यात्रा। इस यात्रा में मेरे लिए जो सीख है, वो सीख को मैं आपके
सामने साझा करना चाहता हूं। पहला जो सीख है, आपको कोई भी मौका मिले, इस मौके का आप भरपूर फायदा लें, इस मौके को हाथ से जाने ना दें। दूसरी बात, आप जो मौका आपके पास आता है, उस मौके पे आप कितना बेस्ट कर सकते हैं, कितना अच्छा करके एक उच्चतम सोपान पे पहुंच सकते हैं। मेरा तीसरा संदेश है, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, प्रॉब्लम्स को लेके हमें पीछे नहीं हटना है, हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढ के आगे बढ़ना है। जब आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपका अचीवमेंट जरूर मिलेगा। मैं इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।